जियो रोनाल्डो क्या गोल मारा है यार। हमजा, ओए तमीज से। कब खत्म होगा तुम्हारी फुटबॉल मैच? क्रिकेट चैनल लगाओ, आफरीदी का इंटरव्यू आने वाला है। सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम इंटरनेट पे जाके अपना प्रोग्राम देख लो। तुम क्यों नहीं देख लेते इंटरनेट पे अपना ये बोर मैच? हमजा, मुझे रिमोट दे दो। देखो दिमाग खराब नहीं करो और जाओ यहाँ से। हमजा, मुझे रिमोट दो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। ये लो, ये लो, पकड़ो, पकड़ो। क्या हो रहा है? अरे बस करो, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? रात का 1 बज रहा है, अंदर तुम्हारा बाप सो रहा है, कुछ लिहाज ही कर लो तुम लोग। सारा दिन टीवी चलता रहता है, तो पढ़ोगे क्या? फेल ही होके आओगे ना तुम। चलो वो तो फिर भी प्रमोट हो जाता, तू तो फेल ही होके आता है। बड़े बदतमीज लड़के हैं ये। एक तो फुटबॉल ने अजाब बना रखी है जिंदगी, ऊपर से इनको एहसास ही नहीं कि सुबह बाप को ड्यूटी पे भी जाना है। 2 मिनट के अंदर घर सही करो, फटाफट चलो उठो। रात के 1 बजे कौन आ गया? जाके दरवाजा खोलो ना। नहीं, ये काम भी मैं ही करूं? कौन आ गया 1 बजे रात को? ये वापस कौन है? याकूब भाई, आप लोग अचानक? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है रविता? कैसे हो? ठीक ठाक हो? आपका सारा सामान लेकर आई हूँ मैं। अच्छी जगह से लाई हो ना? वो कोई 2 धर्म की शॉप से तो नहीं लेकर आई? अरे नहीं, ब्रांडेड है सब। अरे याकूब, आने से पहले मुझे बता देते, मैं तुम्हारी फेवरेट माश की दाल पका के रखती। इस सरप्राइज का मजा तो नहीं आता ना। अच्छा जाओ, जाके अपने बाप को तो उठाओ जो कुंभकर्ण की तरह सो रहा पड़ा हुआ। अरे भाई साहब को सोने दे, फिलहाल तो हमें कमरा बताएं और हम लोग बहुत थक चुके हैं। आइए आप लोग अंदर तो आइए। भाई राशिदा, याकूब, हाथ कर दी तुम लोगों ने? अचानक ही आ गए। भाई कम से कम फोन कर देते, हम तुम्हें एयरपोर्ट लेने आते। बासित भाई, टाइमिंग की कुछ इतनी ऑड थी कि हम लोगों ने मुनासिब नहीं समझा कि इतनी रात को आपको तंग करें। और फिर हमने सोचा आपको सरप्राइज देते हैं। बहुत अच्छा सरप्राइज दिया तुम लोगों ने, खास तौर पे उस परफ्यूम के बारे में। अरे तुम लोगों से प्रोफेसी मंगाया था, ये तुम क्या चैनल 5 उठा के ले आई? आपा वो चैनल 5 नहीं, ये चैनल 5 है। बहुत महंगा परफ्यूम होता है। लेकिन जो भी हो, जितना भी महंगा हो, मुझे उसकी खुशबू पसंद नहीं आई। भाई अगली दफा आओ तो प्रोफेसी जरूर लाना। आपा हम लोग जाने के लिए नहीं है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था तो अब हम लोग यहीं रहेंगे। आप लोग सुनाए सब खैरियत है ना? और बासित भाई माशाल्लाह बच्चे कितने बड़े हो गए। हाँ याकूब, देखो ना, देखते ही देखते बच्चे कितने बड़े हो गए। अच्छा तुम ये बताओ कि वहाँ से तो तुम्हारा कारोबार खत्म हो गया, तो अब यहाँ क्या बिजनेस का कोई प्रोग्राम है क्या? बल्कि मैं तो तुम्हें एक मशवरा दूंगा। मेरा एक दोस्त है फैसलाबाद में, इफ्तिखार, टेक्सटाइल का बिजनेस है उसका। तुम चाहो तो उसके साथ इन्वेस्टमेंट कर लो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम दोनों फैसलाबाद ही शिफ्ट हो जाओ। बासित भाई आपका मशवरा तो बहुत अच्छा है, पर मैंने और आपकी भाभी ने यही सोचा है कि सारी जिंदगी इस घर में गुजारेंगे। क्यों नहीं भाई, ये तुम्हारा ही मकान है भाई, बहन का मकान तुम्हारा ही हुआ ना। बासित भाई, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? प्लीज आप इस मकान की फाइल मुझे दे दें ताकि मैं इसे अपने नाम ट्रांसफर करवा सकूं। इस मकान की फाइल दे दूं ताकि तुम उसे अपने नाम पे ट्रांसफर करवा सको? वैसे किस खुशी में? बासित भाई, ये मकान मेरा है तो मेरे नाम ही होना चाहिए। अच्छा भाई, तुम्हें ये किसने बताया कि ये मकान तुम्हारा है? अरे और किसने सिखाया होगा? इसी ने तो सिखाया होगा, यही तो भरती है कान उसके। बाजी खुदारा, अब तो आप बड़ी हो जाएं, वही पुरानी बातें। और ये भाई कैसा मजाक कर रहे हैं? अरे चुप कर, क्या गलत बोल रही है? देख, तूने वो बात तो सुनी होगी, कब्जा सच्चा दावा झूठा। वैसे अभी तो हमें हकीम साहब के 40वें में जाना है। अपनी ये फजूल की बातें ना बाद में करना, समझे? चले भाई। बाजी, आपको हकीम साहब का 40वां ज्यादा इंपॉर्टेंट है या भाई का रिश्ता? देखो याकूब, मेरा है ये मकान, मेरा। बासित भाई, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं?
मैं बाकायदगी से हर महीने आपको किस्त भेजता रहा हूँ, पूरे 90 लाख रुपए भेजे। अरे चुप कर। बाजी खामोश हो जाए आप। सारी जिंदगी आप यूं ही बोलती रही हैं। जूत भी उतार के मारूंगी। अरे एक एक पैसा जोड़ के, एक वक्त रोटी खा के, एक वक्त खाना खा के ये मकान बनाया है। अरे हमारे खून पसीने की कमाई है घर, और आगे हड़पने के लिए मेरा मकान मेरा मकान। आपको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? मैं मना करती थी ना आपसे कि मत करें इन पे भरोसा। इतना हो गया ना इनका खून सफेद जायदाद की लालच में। ए लड़की, तुम अगर अपनी ये चोंच बंद रखो तो बेहतर रहेगा। मकान पर कब्जा मैंने नहीं किया, बल्कि कानूनी तौर पर यह मकान मेरा ही है। हाँ, अगर तुम लोग चाहो तो कुछ अरसे के लिए इस मकान में रह सकते हो। रीना, आपकी वालिदा कपड़े सीती थी? अम्मी बहुत अच्छी दर्जन थी, पूरा मोहल्ला उनसे कपड़े सिलवाता था। मेरी अम्मी की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, सिर्फ मामू ही उनके दुश्मन बन गए थे। क्यों, मामू के साथ किस वजह से दुश्मनी थी? मेरे मामू नशे ही हैं, वो कुछ नहीं करते, बल्कि अपने नशे के लिए अम्मी से पैसे मांगा करते थे। उस रात भी मामू का अम्मी से इसी बात पे झगड़ा हुआ था, और अम्मी ने उन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। मैं और मेरी छोटी बहन कोमल पड़ोस वाली खाला के साथ बाजार गए हुए थे, और हमारे पीछे ही मामू आए होंगे। देखिए लीना, एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर पुलिस के साथ मिलकर तफ्तीश कर रहे हैं हम इस केस में, और आपके मामू से भी तफ्तीश जारी है। लेकिन फिर भी एक सवालिया निशान उठता है कि अगर आपके मामू नशा करते थे और आपकी वालिदा को इस बात का इल्म था, तो झगड़े तो पहले भी होते होंगे घर में। और अगर जैसे आपने बताया आपके मामू मुआशी तौर पर कम्प्लीटली आपकी वालिदा पे इन्हिसार करते थे, तो फिर तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे उनको कत्ल करना। हम आपके मामू से अभी शक नहीं हटा रहे, लेकिन हम और एंगल से भी तफ्तीश करना चाह रहे हैं। आपके जहन में भी कोई ऐसा शख्स आता है जिस पर शक किया जा सके? आपकी वालिदा से किसी का तनाज़ा चल रहा हो, कोई पैसों के लेन देन की वजह से, उनकी जो क्लाइंट्स थी जो उनसे कपड़े सिलवाने आती थी, उनमें से किसी के साथ झगड़ा हुआ हो? नहीं, मामू के अलावा तो हमें किसी पे भी शक नहीं है। गैर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों की जायदाद पर रिश्तेदारों या मुजरिमाना अनासिर के हाथों कब्जा एक आम मजहर बन गया है। ऐसे ही अनासिर की सरकोबी और जायदाद के असल मालिक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए 2005 में खुसूसी कानून द इल्लीगल डिस्पोजिशन एक्ट नाफिज किया गया है, जिसके तहत किसी की जायदाद पर गैर कानूनी कब्जे की पादाश में 10 साल तक कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। हमारी ज़िंदगी भी इस कटी पतंग की तरह हो गई है। तमाम उम्र मेहनत की इस घर को बनाने के लिए, पैसा यहाँ भिजवाते रहे और कब्जा ये लोग करके बैठ गए। ऐसे ही कब्जा कर लेंगे? उस खबीस बासित ने कहा कि मकान उसका है, उसकी कहने से मकान उसका हो जाएगा। क्या अंधेर नगरी मची हुई है? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? अच्छा, आपको क्या लगता है मकान की बात इतनी आसानी से हजम कर लेंगे ये लोग? नहीं तो क्या कर लेंगे? मेरा मतलब है क्या कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा केस ही करेंगे ना, कर लें अपना ये शौक भी पूरा। और वैसे भी मुतनाज़ा जायदाद जो है ना, उसका केस बरसों चलता है। ये घर मेरा है और सिर्फ मेरा ही रहेगा। हमारा? मैं और बच्चे भी हैं इस घर में। हमारा बोले हमारा। हाँ बाबा, हाँ हमारा। आपके साथ यही होना चाहिए। कितना मैं आपको समझाती थी कि इतना भरोसा मत कीजिए अपनी बहन पर, अपने बहनोई पर, लेकिन आप
मेरी बात समझने की बजाय अपनी बहन से मेरी शिकायत करते थे कि मैं वरगला रही हूँ आपको उनके खिलाफ। अब आप कुछ करेंगे भी या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? तुम क्या समझती हो मैं खामोश बैठा रहूंगा? मैं कल ही किसी वकील के पास जाता हूँ। मैडम, मेरे बहनों भी चले दूसरे खानदान से, पर मेरे तो वहमो गुमान भी नहीं था कि मेरी बहन मुझसे धोखा करेगी। बस याकूब साहब, अजीब नफसा नफसी का दौर है। और वैसे भी जब ये लालच की पट्टी आंखों पर बंध जाती है ना, तो अपने भी गैर हो जाते हैं। बट कमिंग बैक टू योर केस, एक अच्छी बात तो ये है कि आपके पास तमाम एविडेंस मौजूद हैं। आपका केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपने अपने बहनोई को इस मकान की ख़रीदारी के लिए जितने भी पैसे भेजे, जितनी भी अमाउंट भेजी है, उसकी तमाम बैंक ट्रांजैक्शंस और डॉक्यूमेंटेशन है। अच्छी बात है ये तो। लेकिन अगर थोड़ी बिगर पिक्चर देखें तो मैं सिचुएशन थोड़ी क्लियर करना चाहती हूँ आपके लिए कि चाहे आपके पास तमाम एविडेंस हो भी, फिर भी दीवानी मुकदमात बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं। दूसरी साइड के वकील अक्सर डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं और कानून के दायरे में रहते हुए भी केस को ड्रैग कर देते हैं। तो मेरा तो ऑनेस्ट मशवरा आपके लिए यही होगा कि पहले कोशिश करके देखें, शायद आपके घर के बुजुर्गों के समझाने से आपके बहनोई और बहन को अकल आ जाए और ये मामला वैसे ही रिजॉल्व हो जाए। मैडम, मैंने अपने बड़े मामू को भी सिलसिले में बुलाया था, लेकिन बासी को किसी का लिहाज ही नहीं है। वो तो ऐसे जैसे लड़ने मरने को तैयार है। अजीज मामू, मैंने सारी सूरत आपके सामने रख दी है। अब आप जो हक और इंसाफ की बात करेंगे मुझे कबूल है। ओ भाई ओ, ये मामू बीच में कहाँ से आ गए? मुझे इनका कोई फैसला मंजूर नहीं है। ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। क्या हो गया है बात? यानी बुजुर्गों का एहतराम भी भूल गए? तो तुम ऐसे तो न थे। मामू, आप हमारे बुजुर्ग हैं। आप चाय पिए और रास्ता नापे अपना, ठीक है? मुझे किसी की सालिसी कबूल नहीं है। सुना तूने? इसका मतलब ये हुआ तुम्हारी नीयत में फसूर आ गया है। तुम याकूब के हक और हलाल की कमाई के मकाम पर कब्जा करना चाहते हो। और नजमा, तू भी इसका साथ दे रही है? अरे वाह मामू वाह, उस वक्त कहाँ थे जब अम्मा का दम निकल रहा था? आपको फोन कर रही थी, तब तो आपने फोन उठाया नहीं। अरे हमारे घर में बैठ के हम ही को बुरा भला बोल रहे हैं आप। बाजी, थोड़ी सी शर्मो हया कर लो। मामू हम सब में बड़े हैं, तुम्हें जरा शर्मो हया नहीं है? तुम वो वक्त भूल गई जब मेरे पैसे तुम्हारी शादी हुई थी? चुप कर, आया बड़ा जूते पहन के आंखों में घुसा चला रहा है तू। अरे वो वक्त भूल गया जब तेरी रशीदा से शादी हुई थी। दो वक्त के फाके होते थे मामू, दो वक्त के फाके। अरे मैंने अपना जेवर बेच के इन लोगों को दुबई भेजा, इनके वीजा का, इनके टिकट का, सबका इंतजाम किया। भूल गया तू? और तू ये क्या कह रहा है कि मेरी शादी तेरे पैसों से हुई थी? अरे वो तो मेरे बाप के पीसी के पैसों से मेरी शादी हुई थी। बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है आप उसके बदले में हमारे घर पर कब्जा कर लेंगी? भूल गई आपको मैंने कितनी गोल्ड की ज्वेलरी भिजवाई है दुबई से? मामू, पिछली दफा इनको मैंने 6 चूड़ियां भिजवाई थी और एक चूड़ी 2 तोला की थी। अरे वाह, 4 मंजूस की चूड़ियां 150 रुपए वाली भेज के तू कह रही है मुझे सोने का जेवर भेजा है? अरे मेरे घर में कब्जा करना चाह रही है तू? बैठ, बात सुन रशीदा। ये जो तुम मकान पर कब्जे वाली बात कर रही है ना, मकान पर कब्जा मैं नहीं बल्कि तेरा ये शौहर कर रहा है। मामू, देख ली इसकी हरकतें। अरे ये तो रात चलते किसी भी मकान को बोल दे कि ये मेरा मकान है और उसके ऊपर केस कर दे, तो क्या हम उसको मान लेंगे? भाई वो तुम्हें पैसे भेजता रहा है, तमाम माँ बाप का मैं गवाह हूँ। ओह वाह, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता। अरे मामू शर्म करे, आप तो मेरी माँ के क्लेम के पैसे भी खा गए और वो क्लेम वाला मकान। अरे मामू, मैं तो आप पे उल्टा केस करने वाली हूँ। अभी निकालो मेरी माँ का क्लेम का हिस्सा, निकालो। अरे मैंने अपनी बाजी के एक पैसे का हक अदा किया है। मैं हक रखने वालों में से नहीं हूँ। मुनाफिक इंतहा हो गई, यानी मेरे मुंह पे झूठ बोल रही है, मुझ पर बहतान कर रही है। इंतहाई बेहुदा लड़की है ये। मामू, हाथ जोड़ के कहती हूँ, दरवाजा हो रहा सामने। अल्लाह हाफिज। लाहौल मुनाफिक, तुम्हारी आंखों पर चर्बी छा गई है, लालच में अंधे हो गए हो। अरे कब्र में लेके जाओगे इस मकान को। इनकी तो सारी बातें सुन के यही लग रहा है कि उन लोगों ने तो तहैया कर लिया कि मकान आपके हवाले नहीं करना। ठीक है, फिर लीगल नोटिस भिजवाते हैं उनको। बस आप लीगल नोटिस की तैयारी करें, देख लेंगे जी, उनको कोर्ट में देखेंगे।
मैडम मैं घर से तैयार करके आया था कि उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना। इस सिलसिले में आप जो भी कानून के दायरे में रह के कर सकते हैं, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें। अम्मी, ये मकान मामू का है, तो हम इस घर में क्यों रहते हैं? अरे तुम लोगों से किसने कह दिया ये घर मामू का है? अरे ये घर हमारा है। तुम्हारे पापा ने एक एक पाई जोड़ जोड़ के ये घर बनाया है। तो मामू हमें इस घर से क्यों निकालना चाहते हैं? अरे वो तो मक्कार है, झूठा नामुराद है वो तो। वो बोलेगा तो सच हो जाएगा, वो बोलेगा तो ये मकान उसका हो जाएगा। अरे मरते वक्त अम्मा को पता था, अल्लाह बख्शे मेरी अम्मा को, उन्होंने इसका दूध नहीं बख्शा। उन्हें पता था ये यही करेगा। लो देख लो अपने भाई का एक और कारनामा। लीगल नोटिस भिजवाया उसने मुझे अपने वकील के थ्रू। लीगल नोटिस? हाँ। अब पानी सर से ऊंचा हो गया है। अभी मेरे साथ चलो और इसको धक्के मार के इस घर से निकालो। लीगल नोटिस भी भेज दिए पर बड़ी खामोशी है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग शायद। चलो मैं देखता हूँ। तूने अपनी औकात। अरे तू ये भी भूल गया कि मेरी गोदों का कलम है। अरे लीगल नोटिस भेज दिया, वकील तक पहुंच गया तू। आपा थोड़ा आहिस्ता बोले। आप लोग भी कोर्ट पे जाएं, अपना वकील करें, मेरे नोटिस का जवाब दें। अबे ओ, क्यों जाएं किसी वकील के पास? ये घर हमारा है। पर कानून का सहारा कमजोर लोग लिया करते हैं। मेरे बाजू में अभी इतना दम है कि मैं तुझे यहाँ से निकाल सकूं। चल दफा हो यहाँ से। आप मत लगाओ, सिर्फ मैं तुम्हें बहनोई होने की वजह से छोड़ रहा हूँ, वरना तुम मुझे जानते नहीं हो। अरे क्या कर लेगा तू? जा यार, क्या कर लेगा? क्या कर रहे? निकल यहाँ से। चल चलो दफा। 2005 के द इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट से पहले जायदाद पर कब्जे की नौयत के मुकदमात सिविल कोर्ट में बरसों चलते थे, मगर अब मुतासिरा फर्द इस कानून के तहत सेशन कोर्ट से रुजू कर सकता है, जहां से फौरी इंसाफ मिल सकता है। हेलो। अच्छा ओके जी, थैंक यू। क्या खबर है? मैडम गुड न्यूज़, दर्जन की कातला पकड़ी गई है और परसों से कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन परसों मैं कोर्ट में नहीं होगा। रियली? इतराफ़े जुर्म कर लिया उसने? जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। ये क्या हुआ याकूब साहब? खैरियत? तशरीफ रखिए। चोट कैसे आई? मैडम आप लोगों ने लीगल नोटिस भेजा, वो दोनों आपे से बाहर हो गए। ज्यादा मारा पीटा लोगों को। किसने मारा पीटा? नजमा और बासित ने हमें आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया, बेइज्जत किया, हत्ता कि हमें इतना सामान तक नहीं लेने दिया। मैडम मेरी बीवी का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया और अब हम मामू के घर ठहरे हैं। इस कदर गुंडागर्दी पे उतर आए वो लोग। देख लेंगे, आप परेशान ना हो। इनके साथ आप थाने जाएं। पहले तो हम आपके बहनोई के खिलाफ ना हैरेसमेंट और तशद्दुद की FIR कटवाते हैं, फिर देख लेंगे उनको कोर्ट में। समझा हुआ क्या है उसमें? आप इनके साथ थाने जाइए। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हाल किया। योर ऑनर, मकतूला जरीना की मौत बज़ाहिर चोरी और कत्ल की वारदात लग रही थी, क्योंकि मकतूला जरीना की सिलाई मशीन में से 15,000 रुपए की रकम भी गायब थी और बज़ाहिर यही लग रहा था कि चोरी के दौरान मकतूला ने मुज़ाहिमत की और उसे कत्ल कर दिया गया। योर ऑनर, इसी कत्ल के सिलसिले में मुश्तबा अफराद की फहरिस्त तैयार की गई, इस बुनियाद पर कि मकतूला के साथ क्या किसी की दुश्मनी थी, तनाज़ा था, और वो लोग जो वारदात के रोज मकतूला से मिलने आए। मकतूला की बेटियों ने सबसे ज्यादा शुबा अपने मामू नुमान पर किया।
नोमान नशा करता है और अक्सर अपनी बहन से रकम का तकाजा करता रहता था, जिस पर दोनों बहन भाइयों के दरमियान लड़ाई झगड़ा रहता था। पुलिस ने नोमान को जेरे हिरासत लिया और उससे तफ्तीश की। नोमान से चोरी शुदा रकम मिलने के बाद और उससे तफ्तीश करने के बाद पुलिस को ये एहसास हुआ कि दरअसल ये चोरी और कत्ल की दो अलग अलग वारदातें हैं और असली चोर तो पकड़ा गया, लेकिन असली कातिल अभी तक नामालूम था। पुलिस ने मकतूला की सौकन सितारा से पूछताछ की तो ये मालूम हुआ कि सितारा वाकये के रोज जरीना से मिलने उसके घर गई थी, लेकिन ये भी मालूम हुआ कि उस रोज सितारा जरीना के घर अकेली नहीं गई थी, बल्कि जरीना के बड़े बेटे को अपने साथ लेकर गई थी। कॉमन सेंस तो यही बताती है कि अगर सितारा कत्ल की नीयत से जरीना के घर गई होती तो फिर अकेली जाती, जरीना के बेटे को साथ लेकर नहीं जाती, और वो दोनों जरीना को मिले बगैर ही वापस चले गए। तफ्तीश के दौरान ये भी मालूम हुआ कि ये तीनों अफराद फरखंदा, रूबी और आमिर वारदात के रोज अलग अलग टाइम पर जरीना से मिलने गए थे। इन तीनों मुश्तबा अफराद में से दो मुश्तबा अफराद और भी क्लियर हो गए जब उन्होंने अपनी बेगुनाही पुलिस के सामने साबित कर दी और अपने लिए गवाहान पेश कर दिए। इसके बाद इस वारदात में मुलव्विस एक ही सस्पेक्ट बाकी रह गया। योर ऑनर, मैं मकतूला जरीना की असली कातिला मुल्जिमा रूबी को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 464 के तहत जाली कागजात बनाना काबिले ताज़ीर जुर्म है। सेक्शन 465 के तहत जाली कागजात बनाने के जुर्म में 2 साल की सजा हो सकती है, जबकि जाली कागजात असल बनाकर पेश करने की पादाश में 7 साल तक कैद हो सकती है। तुझे ये सब करने की क्या बिगाड़ था उसने तेरा? खानदान में तूने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। खानदान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तूने मुझे। योर ऑनर, मुल्जिमा पर शक मुझे उस वक्त हुआ जब मुल्जिमा का वो जोड़ा जो इसके मंगेतर ने इसे दिया था और इसने सिलने के लिए जरीना को दिया था, वो जोड़ा पुलिस को मकतूला जरीना के घर से ही मिला। और हालांकि वो जोड़ा सिल चुका था, उसके बावजूद मुल्जिमा ने वो जोड़ा जरीना से इसलिए नहीं लिया था क्योंकि वो जोड़ा मकतूला से गलती से जल गया था। वो जोड़ा पुलिस को मकतूला के घर से ही बरामद हुआ। योर ऑनर, जिस कैंची से मुल्जिमा ने मकतूला का कत्ल किया, वो कैंची भी पुलिस को मुल्जिमा के घर से बरामद हो गई। योर ऑनर, मुल्जिमा ने पुलिस के सामने इतराफ़े जुर्म भी कर लिया है और इसका इतराफ़ी बयान अदालत में जमा करवा दिया गया। मुल्जिमा रूबी, ये इतराफ़ी बयान तुमने अपनी मर्जी से दिया है, किसी दबाव या तशद्दुद की वजह से तो नहीं दिया? नहीं जैसा, मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, बल्कि जब से जरीना आपा की मौत मेरे हाथों हुई है, उस दिन के बाद से मेरे ज़मीर पर मुस्तकिल बोझ है। जैसा मैं रातों को सो नहीं पा रही हूँ, हर वक्त अपने आप को कोसती रहती हूँ कि सिर्फ एक ईद के जोड़े की खातिर मैंने जरीना आपा का। दरअसल जब मैंने देखा कि जरीना आपा ने स्त्री से मेरे ससुराल का जोड़ा जला दिया है तो पेश किए गए शवाहिद, वकला की बहस और मुल्जिमा रूबी के इतराफ़े जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूला जरीना का कत्ल मुल्जिमा रूबी ने ही किया है। लिहाजा ये अदालत कत्ल के इस जुर्म में मुल्जिमा रूबी को
दफा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत उम्र कैद की सजा का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। मैडम वो बासित कल रात जमानत पर रिहा हो गया है। रियली? जी, रात को वो घर भी पहुंच गया होगा। अच्छा, मुझे याकूब साहब ने तो नहीं बताया, उनको इल्म है इस बात का? शायद। नंबर तो ज़रा बताओ मुझे उसका। जी। अरे उठा लेना फोन जल्दी। हेलो बासित साहब, मैं एडवोकेट आमना कबीर बात कर रही हूँ। याकूब साहब का केस मेरे पास ही है। ओह, तो उस झूठे की वकील बात कर रही हैं आप? देखिए बासित साहब, ना तो मैं आपकी दुश्मन हूँ और ना ही याकूब साहब। हम तो सिर्फ आपसे बात करना चाह रहे हैं, इस मामले को रफा दफा करना चाह रहे हैं। अगर आप मेरे ऑफिस तशरीफ ले आएँ तो इस मैटर को रिजॉल्व किया जा सकता है। एक्सक्यूज मी मैडम, भाई साहब आप मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? और फिर वो झूठा शख्स जिसने मेरे खिलाफ झूठी FIR दर्ज कराई है। नो, मेरे पास टाइम नहीं है आपसे मिलने के लिए। देखिए, एक तो इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, उससे आपका झूठ सच नहीं हो जाएगा। आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि मुकदमा झूठा नहीं है और आप जमानत पे रिहा हुए हैं। आपको अंदाजा है कि आपने किस कदर तशद्दुद किया है। याकूब साहब की बीवी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, याकूब साहब का सर फट गया। वो फिर भी शरीफ इंसान रिश्तों की कदर करता है। उसके कहने पे आपको फोन कर रही हूँ। वो चाह रहे हैं कि हालात और नहीं बिगड़े, कोर्ट कचहरी तक मामला ना जाए और मिल बैठकर इस मामले को रफा दफा करें। अब आप बताएं, कल आप मेरी तरफ तशरीफ ला रहे हैं या नहीं? ठीक है, मगर मैं अपने वकील के साथ आऊंगा। जी जी जरूर, आप बेशक अपना लॉयर साथ ले आएं, किसी को कोई एतराज नहीं है। हम सिर्फ बात ही करना चाहते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे किसका फोन था? तुम्हारे भाई की लॉयर का। देखा, मुझे इसी बात का डर था। अभी आपसे बोल रही थी, आपने मुझे खामोश करवा दिया। अब भुगतो अदालतों के चक्कर। क्या होगा? चूड़ियां नहीं पहनी हुई मैंने। देख लूंगा उस आमना कबीर और तुम्हारे भाई को कैसे खाली कराते हैं मुझसे ये घर। देखिए मेरे सामने ये है मकान की फाइल। 4 साल पहले मेरे क्लाइंट ने यह मकान खरीदा। 4 साल तक इन्होंने किस्तें अदा की पाबंदी से और अब इस मकान के कानूनी तौर पर ये मालिक बन चुके हैं। मेरे क्लाइंट के पास तो ये है पक्का सबूत। आपके क्लाइंट के पास अपने दावे का क्या सबूत है? कोई रिटर्न एग्रीमेंट, कोई सॉलिड एविडेंस? इसी बात का तो नाजायज़ फ़ायदा उठाया है आपके क्लाइंट ने। मेरे क्लाइंट के एतबार को ठेस पहुंचाई है। रिश्तेदारी थी ना, रिटर्न एग्रीमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन आप जो ये मुझे फाइल दिखा रहे हैं और जिससे धमका रहे हैं और अपने दावे का क्लेम बनाया हुआ है जिसकी बेस पर, ये कोर्ट में ये दावा नहीं माना जाएगा। ओनरशिप के तो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, लेकिन 90 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी किस तरह से, इनके पास ये अमाउंट थी भी या नहीं, ये इंस्टॉलमेंट्स किस तरह पे की गई 4 साल तक, इसका रिकॉर्ड तो हमारे पास है। बस फाइल दिखाएं जरा। इस फाइल में सारा रिकॉर्ड है कि 4 साल तक मेरा क्लाइंट आपके क्लाइंट के अकाउंट में बाकायदगी से पेमेंट भिजवाता रहा है। सारी बैंक की ट्रांजैक्शंस हैं। कैसे बताएंगे अदालत में कि ये इतने लाखों रुपए इनके अकाउंट में बाकायदगी से क्यों ट्रांसफर होते रहे, और वो एग्जैक्ट अमाउंट जो बिल्डर ने पेमेंट प्लान के तौर पर बनाया हुआ था उस प्रोजेक्ट का। ये जो आप बता रही हैं ना, घर की किस्तें नहीं हैं। ये तो मेरे क्लाइंट ने आपके क्लाइंट को कर्जा दिया था। जब ये लोग दुबई जा रहे थे तो उनके पास तो कुछ भी नहीं था। इनके फैमिली के वीज़े, इनके टिकट्स, इनके दीगर अखराजात मेरे क्लाइंट ने अदा किए थे और वक्तन फ़ौक्तन भी मेरे क्लाइंट इनको रकूम भेजते रहे। ये तो 4 रकूम है जिन्होंने वापस की हैं। इस मकान का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये मकान मेरे क्लाइंट का है, उनके नाम पर है। फाइल आपके सामने, आप कैसी बातें कर रही हैं? कितने पैसे, कितना कर्जा दिया आपने? 90 लाख रुपए। कितना अजीब इत्तेफाक नहीं है कि 90 लाख रुपए का वो मकान है जो इन्होंने इंस्टॉलमेंट्स पर खरीदा, जिसके लिए पैसे इनके अकाउंट में भिजवाते रहे। आज ये उस 90 लाख के मकान के ओनर भी बन के बैठ गए और एग्जैक्ट 90 लाख रुपए ही आपने बतौर कर्ज इनको दिए, और अदालत मान लेगी ये बात। आमना कबीर साहिबा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि याकूब को मैं उस मकान के सारे पैसे दे चुका हूं।
जब ये लोग दुबई जा रहे थे तो मेरी बीवी ने अपना सारा जेवर बेचकर जितनी भी रकम मिली थी, लाखों में थी वो, और वो सारी रकम इसे दी। फिर जब इसकी बीवी वहां बीमार हुई तो इसे फिर पैसों की जरूरत पड़ी और मैंने इसे 10 लाख रुपए भिजवाए। इस हिसाब से तो ये सब कुछ मेरा हुआ। ये मकान मेरा था, मैं इसमें रहता हूं, मैं इसके बिल पेमेंट करता हूं, सारी डॉक्यूमेंटेशन मेरे नाम पर है, इसकी यूटिलिटी बिल्स में जमा करता रहा हूं। बासित साहब, जब प्रॉपर्टी का लेन देन होता है ना तो कानूनी तरीके से होता है। या तो आप बहुत सादा तबीयत के हैं या आपके वकील ने आपको गलत मशवरा दिया है। अपनी रिश्तेदारी और एहसान मंदी का मुआवजा आपने खुद से तय कर लिया कि मैंने इसको 10 लाख रुपए कर्ज दिए थे इसलिए मकान मेरा हो गया। आपने क्या मशवरा दिया इनको? डू यू थिंक कि अदालत में इस किस्म के स्टैंड की कोई अहमियत है? फ्रॉड है ये। कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है आपके क्लाइंट के पास कि ये मकान इन्होंने अपनी हक हलाल की कमाई से एक लीगल तरीके से खरीदा है, और ये ओनरशिप भी फ्रॉड के जरिए की गई है इनके नाम। देखिए, आप मेरे क्लाइंट को डराने की कोशिश मत करें। केस हमारा मजबूत है और ये बात इनको भी मालूम है। आपको अच्छी तरह मालूम है आप अपना केस अदालत में साबित नहीं कर सकती, इसीलिए आप कोर्ट जाने से अवॉइड कर रही हैं और यहाँ पर आप तस्फिया करवाना चाहती हैं। आप अदालत जाएं, ठीक है, आपके पास कोई एविडेंस तो सामने पेश करें, वहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप मेरे क्लाइंट को हरासा क्यों कर रही हैं? कुछ तो ख्याल करें, अपने पेशे का लिहाज करें। जब हम अपने क्लाइंट से बतौर फीस कोई रकम लेते हैं तो उसके इर्द हमें उनको सही मशवरा देना चाहिए। आप तो और फंसा रहे हैं। आपको पता है याकूब साहब, आप पर एक केस तो ऑलरेडी बना हुआ है, FIR कटी हुई है तशद्दुद की और हरासमेंट की। क्रिमिनल रिकॉर्ड तो आपका बन गया। अब आगे क्या होने वाला है आपके साथ आपको पता है? जब आप अदालत में अपना झूठा क्लेम बगैर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लेकर जाएंगे तो आपको क्या कुछ प्रूव करना पड़ेगा। एक झूठ को छुपाने के लिए आपको जितने और झूठ बोलने पड़ेंगे, आप तो दलदल में फंसते जाएंगे। 90 लाख रुपया कहाँ से आया आपके पास, अगर आपने कर्ज के तौर पर भी दिया था? 55,000 रुपया आपकी सैलरी है ना। अब तरक्की के बाद, इंक्रीमेंट लगने के बाद, अरे पिछले 4 साल से तो आप 30,000 रुपया 32,000 रुपया कमा रहे थे, उसमें से आपने सेविंग भी इतनी कर ली कि 90 लाख रुपए आपके पास मौजूद थे जो आपने बतौर कर्ज अपने ब्रदर इन लॉ को दे दिए। ये अमाउंट कभी आपके अकाउंट में थी भी या नहीं? बैंक स्टेटमेंट निकलवाई जाएगी, और अगर अकाउंट के जरिए ये लीगल तरीके से ट्रांजैक्शन नहीं दी गई, कोई चेक के जरिए ये रकम इनको नहीं दी गई, तो ये रकम आई कहाँ से? कोई ब्लैक का पैसा था, कोई मनी लॉन्ड्रिंग थी? आप पर तो एक और केस लग जाएगा कि अगर आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैंने 90 लाख रुपए दिए, या उस 90 लाख की आपने इंस्टॉलमेंट के तौर पर पेमेंट की। बैंक में तो कोई एविडेंस ही नहीं है कि आपके पास इतने पैसे थे। अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपने क्रिमिनल तरीके से वो पैसे कमाए हैं, और अगर आप झूठ बोल रहे हैं तब भी आप जेल जाएंगे, नौकरी आपकी जाएगी, सोसाइटी में आपकी इज्जत नहीं रहेगी, पूरा खानदान आपकी साइड पर नहीं होगा। देखिए मेरे सामने, मुझे आपसे कोई आर्गूमेंट्स नहीं करने। आपको जो बात कर, मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे बात करने दें। आप कोर्ट में आइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे बात करने दें प्लीज। ये उस मकान की फाइल है, तुम इसे अपने नाम ट्रांसफर करवा लो। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। मेरी नीयत में फतूर आ गया था, मतलब क्या करता। तुम्हारी बहन ने ही मुझे बरगलाया था। मुझे माफ कर दो, अगर हो सके तो मुझे अपने घर में रहने दो। मेरे इतने वसाइल नहीं कि मैं नया घर परचेज कर सकूं या फिर किराए पे रह सकूं। देखिए बासित भाई, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह की रजा के लिए मैं आपको माफ करता हूँ, और आप लोग मेरे साथ रह सकते हैं। गुड डिसीजन। माफ करने वाले का रुतबा वैसे ही बड़ा होता है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।